नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के स्कूल व्याख्याता परीक्षा के ग्रुप 1 के जीके प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के साथ में मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग यहां पर आज आयोजित की गई आरपीएससी की स्कूल लेक्चर परीक्षा के इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से मैं यहां बहुत से ऐसे हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के जो सोर्स हैं, उन सोर्स के माध्यम से आप लोगों को यहाँ बताने का प्रयास करूंगा कि आपकी संस्थान के द्वारा बताए गए और इस पढ़ाए गए इस पूरे मैटर के अंदर ही आप बहुत हद तक यह पेपर है वो आपको मिलेगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पहले प्रश्न से शुरू कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है इंडियन हिस्ट्री को लेकर है। निम्नलिखित में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? यंग बंगाल के प्रेरणा स्रोत, जैसा कि हमारी पुस्तक गणपत जी सर की द्वारा जो लिखी गई है, इसके अंदर यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं, इसका ये प्रूफ है हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि विवियन डेरोजियो के नाम से यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 नजर आ रहा है। ये इसका राइट आंसर है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 2। 1921 में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुरा और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एक किसान आंदोलन संपन्न हुआ था, जिसे एका किसान आंदोलन कहते हैं। इसके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? तो इसमें आप लोग यहाँ से देखें कि मदारी पासी इसके प्रेरणा स्रोत माने गए हैं, जो आपको हमारी इसी पुस्तक के अंतर्गत यहाँ एका आंदोलन 1921-22 के अंतर्गत आपको इसका भी यहाँ पर मिलेगा। इसके अंदर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसका नेतृत्व मदारी पासी और सहदेव के पास था, जो धीरे धीरे आंदोलन हिंसक हुआ, जिसका 1922 में दमन कर दिया गया। इस पुस्तक के अंदर विथ प्रूफ आप लोगों को ये मैटर मिल सकता है। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर दिया? झांसी की रानी महिला यूनिट। और इसकी संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है? संयुक्त राजस्थान, हम राजस्थान के एकीकरण को पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि यह 7 चरणों के अंदर संपन्न हुआ और इसके अंतर्गत एक चरण था संयुक्त राजस्थान। और इस संयुक्त राजस्थान के संबंध में हम इन कथनों को पढ़ते हैं और हमें यहाँ पर असत्य कथन को यहाँ देखना है। संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया। ये रियासतें 7 नहीं थी। आप लोग पढ़ते हैं ट्रिक में बाबू झाड़ूकी को पसाटो, आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर 9 रियासतें थी, 9 रियासतें व 1 ठिकाना। तो इस तरह से ये कथन आपको यहां से मिल गया कि ये गलत कथन है। ठीक है, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। यह इसका प्रूफ है कि इस प्रस्तावित संघ में हाड़ौती के 4, कोटा, बूंदी, शाहपुरा, झालावाड़ तथा वागड़ के 4, जिसमें से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा एक कुशलगढ़ जो थी, कुशलगढ़ एक ठिकाना था, और मध्य राजस्थान के किशनगढ़ और टोंक 2 रियासतें। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, कुल 9 रियासतें और एक ठिकाना इसमें था। ठीक है, इसकी राजधानी उदयपुर, महाराणा भोपाल सिंह को इसमें आजीवन राज प्रमुख बनाया गया, ये सत्य था। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था और कोटा के शासक को इसका उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें इसका राइट आंसर देख रहे हैं, पहला। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे हैं? रघुवर दयाल गोयल, इनका संबंध रहा है बीकानेर से। आप देखें इसे, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, और इसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे इनको। यहां से अभियुक्तों की पैरवी मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल वकील ने की थी, तो ये थे बीकानेर से संबंधित। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भीमडोंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? अशोक के अभिलेख को, जो कि यहाँ आप लोग बैराट क्षेत्र के अंतर्गत भीमडोंगरी और बीजक डोंगरी आदि को पढ़ते हैं, यहाँ से मौर्यकालीन सम्राट अशोक के द्वारा भाब्रू शिलालेख यहाँ से उत्कीर्ण कराया गया भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ, जो कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। लेकिन हम लोग कई बार अलेक्जेंडर कनिंघम की ओर जाते हैं, तो ये कनिंघम इसको यहाँ से नेशनल म्यूजियम कोलकाता लेके गए थे, लेकिन इसका उत्खनन करने का या इसे खोजने का श्रेय कार्लाइल को जाता है, जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कैप्टन बर्ट ने
1937 में बीजक की डूंगरी से अशोक का एक लघु शिलालेख खोजा जो भाब्रू शिलालेख है। ठीक, इसी के अंदर आप लोग वापस से सेकंड पॉइंट पे आए। कार्लाइल ने भीमसेन डूंगरी से अशोक का दूसरा अभिलेख खोजा था जो लघु शिलालेख पर 8 पंक्तियों से खुदा है। तो जो आप लोग बीजक के अंदर भाब्रू को पढ़ते हैं तो वो भाब्रू शिलालेख की खोज तो की थी, भाब्रू शिलालेख की खोज तो की थी कैप्टन बर्ट ने, जबकि कार्लाइल ने एक अन्य शिलालेख को खोजा जो भीम डोंगरी से प्राप्त हुआ था। तो कार्लाइल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया? आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और कहां बनाया गया? तो आप लोग यहां से हमारी इस पुस्तक भारत और राजस्थान का इतिहास में देख सकते हैं। इसमें यहां से आप लोग स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि 25 अगस्त 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और इसका मुख्यालय रंगून और सिंगापुर रखा। ठीक है, तो यह सिंगापुर तो है नहीं, ऑप्शन रंगून है, तो इसका उत्तर रहेगा रंगून। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था की थी? तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं लक्ष्मण सिंह शाहपुरा रियासत के से संबंधित थे, वहां के राजा थे। और हमारी इस पुस्तक में आप लोग पढ़ सकते हैं, जब नीमच की सेना शाहपुरा पहुंची तो यहां के शासक लक्ष्मण सिंह ने आवभगत की और अंग्रेजी सेना के लिए किले के द्वार बंद कर दिए। ठीक है, तो यहां से आप लोग पढ़ सकते हैं लक्ष्मण सिंह का संबंध था शाहपुरा रियासत से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित सूचियों में से 1857 की क्रांति के नेता और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र को आपको सम्मिलित करना है। इसके अंतर्गत इंडिया हिस्ट्री का यह प्रश्न है और आपके सामने यहां से दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से यहां से पूछे गए हैं। मथुरा का पूछा गया है, आपके सामने दिखा, मथुरा देवी सिंह है, तो आप मथुरा देवी सिंह खैर। ठीक है, बी का 1, इस सी से आप उत्तर इसको निकाल सकते हैं। ए का 3 यानी कि शाहमल बिजनौर के, और सी का 4 भोपाल सिंह नोह से संबंधित और तुलाराम रेवाड़ी से संबंधित थे। ठीक है, हमें यहां से बिजनौर में जमींदार शाहमल ने विद्रोह किया और ये हैं शाहमल जो कि बिजनौर से संबंधित है। इसी के अंदर आप लोगों को तुलाराम का भी रेवाड़ी से संबंध मिल जाएगा। इस तरह से एक ही जगह पर आपको इस पेज के अंदर ये सारे उत्तर मिल जाएंगे हमारी इसी बुक के अंदर। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं सम्मेलन, तो हम लोग करंट जीके के इन प्रश्नों पर बात करेंगे कि 2026 में कौन कौन से समिट्स का आयोजन कौन कौन से राष्ट्रों के द्वारा किया जाएगा, इस संबंध में हम बात करते हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि G7, ब्रिक्स, G20 और आसियान। तो हम यहां से पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसमें आयोजक राष्ट्र रहेंगे। आप काफी चर्चाओं में अभी चल रहा है ब्रिक्स, और ब्रिक्स का आयोजन हमारे यहां भारत में किया जाएगा। भारत इसका आयोजक राष्ट्र है। बी का 4, ठीक है, तो बी का 4 है, तो हमें इसमें से उत्तर मिल जाएगा। और G7 का आयोजन करने जा रहा है फ्रांस, G20 का आयोजन करेगा यूएस, और आसियान का आयोजन फिलीपींस के द्वारा किया जाएगा। तो हमें इसमें से उत्तर मिलेगा ए का 1, बी का 4, सी का 2 और तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और आप इसमें हमारी करंट जीके की जो बुक चल रही है सक्सेस पॉइंट संस्थान की, इसमें से आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स का आयोजन, और 2026 में ब्रिक्स का आयोजन हमारे यहाँ भारत में किया जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थाओं में अपना स्थान बनाया? इसमें हमारे यहाँ राजस्थान में बिट्स पिलानी इसके अंदर अपना स्थान बना चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं बिट्स पिलानी झुंझुनू इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर 16वें संस्करण के 50 संस्थानों अपना स्थान बनाया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के तहत इसके दिशा निर्देशों में मार्च 2026 में संशोधन किया गया और इस संबंध में कौन से कथन
सही हैं। तो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा, ये हमारी समसामयिक की पुस्तक है जिसमें से इसी संबंध में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 के लिए जो घोषणा कब की गई, मार्च 2026 में इसे अपडेट किया गया है और नए क्षेत्र शामिल है जिसमें सेमीकंडक्टर, नवकरणीय ऊर्जा, वैश्विक क्षमता केंद्र शामिल है जिसका उद्देश्य छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना रहेगा। और इसी क्रम के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस योजना का तीसरा चरण वर्तमान में चल रहा है और इसमें 1 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ दिए गए जो कथन हैं वो सारे के सारे इसमें सही हैं कि इसकी अवधि को 1 वर्ष से घटाकर 6 या 9 महीने किया गया, सही कथन है। आयु की पात्रता 21 से 24 वर्ष में बदली गई से बदलकर 18 से 25 वर्ष की गई है और इसके लिए मासिक सहायता देख सकते हैं यहाँ से 5,000 से 9,000 की गई है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, ए, बी और सी सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रू कॉलर के साथ में एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल को शुरू किया है जिसमें एक पारस्परिक संवेदनात्मक यानी कि इंटरैक्टिव टूल किट को शामिल किया गया है जिसका नाम है महिलाओं के संबंध में है। तो आप इसको ट्रू साइबर सखी के रूप में हम लोग इसको ट्रू साइबर सखी, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसके पश्चात है मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में SH6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते और इसके संबंध में निम्नलिखित जो कथन हैं इन पर हमें विचार करना है और कौन कौन से इसके सही उत्तर रहेंगे। इन्होंने पुरुषों की एकल स्पर्धा में फाइनल में सुदर्शन MS को हराकर स्वर्ण पदक जीता, ये सही है। दूसरा है कि इन्होंने एक मिक्स डबल जीता जिसमें निव्या श्री सुमति सेवन इनके साथी थे और इनके साथ में एक मिक्स डबल जीता। और HS6 श्रेणी पैरा बैडमिंटन में छोटे कद के जो जिनकी हाइट कम होती है ऐसे खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है, सभी कथन इसमें सही रहेंगे। नेक्स्ट है पेइंग गेस्ट योजना 2026। हालांकि पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग के द्वारा पहले से चली आ रही है, लेकिन यहां हम लोग अभी 2026 के अंतर्गत इसके संबंध में यहां बात करते हैं। राजस्थान होम स्टे जो पेइंग गेस्ट योजना है 2026, इसके संबंध में कौन कौन से जो बातें हैं वो सही हैं, तो इस संबंध में हमें यहाँ पर बात करनी है। पहला कथन है कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। पहला है निर्धारित प्राधिकारी के द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, ये बात सही है। और फिर है मकान मालिक या पट्टेदार कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देंगे। ये 7 कमरे नहीं है बल्कि इसकी जगह पर है 8 कमरे हैं, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहां से हमें पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य। ए सत्य है लेकिन बी गलत है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 42वां। मार्च 2026 में यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। ठीक है, यूके के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया और यहाँ से ऋतु सेनगुप्ता के संबंध में आप पढ़ सकते हैं। एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया और ये हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, जो इस पूरे प्रश्न के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना। 10 लाख युवाओं को नहीं है, 10 लाख की राशि है, ये युवाओं को नहीं है। ठीक है, 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान करना है। ठीक है, पहला ये कथन असत्य है। इस योजना हेतु 18 से 45 वर्ष के राजस्थान राज्य के युवा पात्र हैं, सही बात है, ये कथन सत्य है। और इस योजना में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है, ये भी सही है। और इसे
15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई। देखिए ये बात सही है कि 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था 12 जनवरी को। कब किया गया था? इसकी लॉन्चिंग 12 जनवरी को की थी, लेकिन इस योजना को शुरू किया गया 15 जनवरी से। ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसमें आपको याद रखना है इसकी लॉन्चिंग हुई थी 12 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में AIML नीति 2026 का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान AIML नीति 2026, और ये 6 जनवरी 2026 को 6 जनवरी 2026 को शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, PM E-ड्राइव योजना। PM E-ड्राइव योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, सही विकल्प के बारे में पूछा गया है। यहां पहला कथन दिया गया है कि इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है, जबकि यहां 282 स्थानों पर नहीं बल्कि 262 की बजाय यहां है, 282 की बजाय यहां पर है 262 स्टेशन। कितने हैं? 262 स्टेशन यहां पर चुने गए, जिसमें से 591 चार्जिंग स्टेशन यहां पर स्थापित किए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से ये कथन ए गलत है। फिर दूसरा, इस योजना के अनुसार जयपुर में 122 और अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है, जबकि इसके स्थान पर एक्चुअल डेटा है जयपुर में 112, जयपुर में इसके स्थान पर 112 चार्जिंग स्टेशन, जबकि अजमेर में इसकी बजाय 39 की बजाय 49 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये दोनों कथनों के डेटाज है वो गलत दिए गए हैं। एक्चुअल में इस योजना के अंदर टोटल 262 स्थानों पर 591 EV चार्जिंग स्टेशन होंगे, जबकि जयपुर में 112 और अजमेर में 49 स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रावधान है। तो उत्तर होगा कथन ए और बी दोनों ही गलत हैं। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस के। अब 5 प्रश्न है। जसकरण जी सर नहीं आ पाए, कहीं बाहर गए हुए थे, तो इसका भी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता देता हूं। पहला है, राज्यसभा काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पहली बार 13 अप्रैल 1952 को गठित की गई। 13 अप्रैल नहीं था, अपितु यह 3 अप्रैल को की गई थी। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई। तो ये कथन गलत हो गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया। तो ये कथन सही है कि इसके अंदर राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। तो इसका मतलब है कि पहला गलत है और दूसरा सही है। केवल 2 सही हैं। ठीक है, केवल 2 सही हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रावधान है या प्रारूप वर्णित है? प्रारूप वर्णित है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप तय करता है। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल में न्यूनतम कितने वार्ड होने चाहिए? तो आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर न्यूनतम 5 वार्ड होने अनिवार्य हैं। एक पंचायत सर्किल में 5 वार्ड होने जरूरी हैं। प्रश्न संख्या 54, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका का मुखिया किसे बनाया गया था? तो उस समय आप लोग जानते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उसे कार्यपालिका का मुखिया या प्रधान माना गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ऑनर किलिंग के ऊपर विचार करता है। 3 तलाक पर भी बात इसमें शामिल की गई, यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर भी विचार करता है, लेकिन अनुबंधन अधिकार कॉन्ट्रैक्ट राइट्स का यहां पर इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, हम आते हैं अपने राजस्थान ज्योग्राफी के सवालों को। राजस्थान ज्योग्राफी मेरा खुद का सब्जेक्ट। इसके अंदर हम लोग
10 प्रश्नों पर यहाँ पर बात करेंगे, और 10 प्रश्न हैं जिसमें से काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर इसके अपने क्लास के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के सोर्सेज भी यहाँ साथ में ऐड किए हैं, तो आप देख सकते हैं इसको विद प्रूफ। तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म के में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा रही। और हम लोग जानते हैं कि राजस्थान के अंदर चाहे ये 25 नहीं भी लिखा होता तब भी जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। जो आप हम लोग 2025 की जो आर्थिक समीक्षा की जो बुक को अगर एनालिसिस करें तो उसमें भी ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 24 में भी जयपुर टॉप पे था और 25 में भी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और दौसा। तो यहाँ से हमें जयपुर और उदयपुर उत्तर प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट है पशुगणना 2019। पशुगणना 2019 इसके अनुसार राजस्थान में 2012 से 2019 के बीच कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत से पशुओं की संख्या में राजस्थान के अंदर कमी दर्ज की गई, लेकिन कुछ ऐसे पशु थे जिनकी संख्या में कमी नहीं अपितु वृद्धि दर्ज की गई। वो कौन कौन से पशु थे, तो आप ये क्लास नोट्स हैं, इसमें से आप देख सकते हैं कि राज्य में 20वीं पशुगणना के दौरान राज्य में गाय जो कि 4.41%, भैंस 5.53% तथा मुर्गियां 82.23% की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, और इसके अलावा से सभी पशुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई। ठीक है, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, गोवंश है, भैंस है, लेकिन गधा और बकरी की संख्या में कमी दर्ज की गई है, इसलिए उत्तर क्या होगा, दूसरा और तीसरा सही है। तो यहां आप देख सकते हैं उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के क्रम में जमाना है। पूर्व से पश्चिम के क्रम में, ठीक है। तो पहले तो यहां से हमें यह ध्यान रखना कहां से इसको जमाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ कहां है, तारागढ़ है अजमेर में। सतूर कहां है, सतूर है बूंदी में, 353 मीटर ऊंची बूंदी की सर्वोच्च पर्वत चोटी। सायरा की बात करें तो सायरा है उदयपुर में, कहां है, उदयपुर। और झारोला भाकर, ईसराना भाकर, रोजा भाकर कहां है, जालोर में। तो अब आप जिलों के अकॉर्डिंग इसको इजीली बता सकते हैं। सबसे पूर्व में है बूंदी, बूंदी के बाद में देखें यहां से बूंदी, सबसे पहले बूंदी, ठीक, और ये है 2 नंबर पे है, तो हम इस पे यहां पे नंबरिंग कर देते हैं बूंदी। फिर है तारागढ़ अजमेर, तो ये है 1 नंबर तारागढ़ अजमेर। फिर उदयपुर इससे आगे आ जाता है पश्चिम में, तो उदयपुर में है सायरा नंबर 3 उदयपुर में, और फिर जालोर नंबर 4 जालोर। अब आप देख सकते हैं क्रम क्या है पूर्व से पश्चिम, 2 1 3 4, 2 1 3 और 4। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है। यहां पर भी देखिए नए डेटाज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, हालांकि ऑफिशियल डेटा नहीं आए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने नए जिलों के अनुसार यह प्रश्न पूछा, जो एकदम बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। हमें यहां से देखना है कि कौन सा ऐसा जिला युग्म है जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला नहीं है, अर्थात आंतरिक जिले आपको याद रखने हैं। कौन से जिले, आंतरिक जिले, ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो हम क्लास में कई बार इसकी बात कर चुके हैं। इसमें आप देखेंगे, अगर मैं एक एक को यहाँ बहुत स्पष्ट से कहूँ को डीग की बॉर्डर लगती है, डीग की बॉर्डर किससे लग रही है, डीग यहाँ से हरियाणा और यूपी के साथ लग रहा है। दौसा आंतरिक है, अलवर की लगती है, बालोतरा की नहीं लगती, तो ये तो हो गया गलत। डीडवाना कुचामन यहाँ से देख सकते हैं, डीडवाना कुचामन एक आंतरिक जिला है। दौसा, दौसा भी आंतरिक जिला है। ब्यावर और बालोतरा, ये हैं ब्यावर और ये हैं बालोतरा, इनकी बॉर्डर कहीं किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती हैं, तो ये हमारा युग्म सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के क्रम में जमाना है। ये है कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व, और इनको भी आपको पूर्व से पश्चिम के क्रम में जमाना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं बांज आमली कहां है, तो बांज आमली है 12 में, कहां पे है, 12। बीसलपुर कहां है, बीसलपुर है टोंक में।
गंगा भैरव कहाँ है? तो गंगा भैरव को हम पढ़ते हैं अजमेर में। और बड़ा खेड़ा कहाँ है? बड़ा खेड़ा है सिरोही में। अब आप इसको स्पष्ट रूप से जमा सकते हैं। ये अपनी क्लास नोट्स का ये पेज है, आप देख सकते हैं। ये है बांज आमली, ठीक, बांज आमली नंबर 1। इसके बाद दूसरा है बीसलपुर, ये है बीसलपुर टोंक नंबर 2। गंगा भैरव, ये है गंगा भैरव नंबर 3। और सिरोही का बड़ा खेड़ा ये 4। तो इसका क्रम भी यही है, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, माही की सहायक नदियों के संबंध में पूछा गया है और इसमें से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो माही की सहायक नहीं है। तो यहां से आप माही के इस डायग्राम को देख सकते हैं। हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो मेज, हालांकि मेज पहले से स्पष्ट रूप से निकल जाती है। मैं क्लास में कई बार आपको बताता हूं कि मेज नदी चंबल की सहायक है, ठीक। मेज भीलवाड़ा से आती है और बूंदी में जेतावास के दर्रे को पार करके चंबल का भाग बनती है। ये मेज नदी है बूंदी में, और किसकी सहायक है? चंबल की, ठीक है। मेज नदी के ऊपर बूंदी में गुडाब बांध भी बना है। सोम, चाप और ईरू ये किसकी सहायक है? ये माही की सहायक है। सोम, माही और जाखम हम पढ़ते हैं। ये देखिए, ये सोम नदी, सोम। और इसके अलावा चाप कालिंजरा की पहाड़ियों के उत्तरी भाग से निकल रही हैं चाप। और ईरू या एराव नदी ये प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से आकर राजस्थान में मिलने वाली माही की पहली सहायक नदी है ईरू या एराव नदी, ठीक है। तो यहां से कौन सा गलत है? मेज। नेक्स्ट, किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 11 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम अंकित किया गया? तो इसमें हम देखते हैं नगरीय जनसंख्या, और नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन मतलब वृद्धि दर सबसे ज्यादा और सबसे कम। सबसे ज्यादा रही थी अलवर में, लगभग 50% रही थी अलवर में, और डूंगरपुर में सबसे कम थी, 9.8% ही इसमें वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो इस प्रकार से उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, राजस्थान में खनन क्षेत्र को लेकर यह प्रश्न है। फायर क्ले, देखिए मैं कई बार आपको क्लास में इसमें बताता हूं कि राजस्थान में क्ले की बात करें, चाहे वो चाइना क्ले हो, चाहे बोल क्ले हो, फायर क्ले हो, इन सभी क्ले मिट्टियों का सबसे ज्यादा अगर कहीं विस्तार होता है, पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बीकानेर में, ठीक है। और इसलिए बीकानेर को क्ले डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, मिट्टी का मिट्टियों वाला जिला भी कहते हैं। तो फायर क्ले के कोटरी है, रानेरी है, हडला, बरसिंगसर वगैरह पास पास में आते हैं। तो ये फायर क्ले के प्रमुख एरियाज हैं। बिल्कुल सही है ये कथन, यह युग्म सही है। फिर मैग्नेसाइट्स, मैग्नेसाइट की बात करें तो राज्य के अंदर मैग्नेसाइट के सबसे ज्यादा मैग्नेसाइट की प्राप्ति होती है हमें उदयपुर, अजमेर में, ठीक है। तो ये क्षेत्र यहाँ पे इसमें सही नहीं है, इसलिए ये युग्म गलत है। फिर केवलिन, केवलिन की बात करें तो इसको कहा जाता है चीनी मिट्टी या चाइना क्ले भी कहते हैं, ठीक है। केवलिन या चीनी मिट्टी, चाइना क्ले भी कहा जाता है। और ये भी क्षेत्र सेलोपेट, सेलोपेट एरिया इसका नहीं है। सेलोपेट, सेलोपेट और बरोडिया ये बांसवाड़ा का एरिया है सेलोपेट, ठीक है। बांसवाड़ा के एरियाज हैं, सेलोपेट्स हैं। इनका संबंध चाइना क्ले से नहीं है, ठीक है। चाइना क्ले मुख्य रूप से हम लोग इसके संबंध में पढ़ते हैं तो ये बीकानेर, बाड़मेर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका उत्तर केवल 1, ठीक है। यह युग्म केवल 1 ही इसका उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट है, जुलाई माह में 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखा, समदाब रेखाएं जिसे कहते हैं, इसका जिलों का युग्म के यहां से 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाया जाता है। देखिए क्लास नोट्स का लिखा हुआ है, मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से नोट डाल के लिखाया हुआ है, ये जुलाई की समदाब रेखाएं, और इसमें लिखाया गया है कि ये 1000 मिलीबार की समदाब रेखा राज्य के दक्षिण में स्थित सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती हैं। तो इससे गुजरती हैं, तो इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा का नाम नहीं आया है, इसका उत्तर है यह। और स्पष्ट रूप से नोट डाल के मैंने यहाँ लिखा है कि बांसवाड़ा में इस दौरान 1001 मिलीबार वायुदाब दर्ज किया जाता है। तो इस तरह से डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रेपसीड और सरसों
का सर्वाधिक उत्पादक जिला था। 2022-23 के डेटा पूछे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर रहेगा टोंक। टोंक ने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यानी कि सर्वाधिक बुआई भी टोंक में हुई है और उत्पादन भी इस अकॉर्डिंग टोंक का ही सबसे ज्यादा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे ज्योग्राफी के 10 प्रश्न थे। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के ये सारे प्रश्न, और बाकी हमारे साथियों ने और भी सॉल्यूशन करवाए, इसको ऐड करके आपके साथ में इसको स्पष्ट काफ़ी हद तक इसके अंदर आपको स्पष्ट रूप से प्रूफ भी हमने साथ में दिए हैं। तो कोशिश करता हूँ कि और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। इससे मिलान कीजिएगा, काफ़ी हद तक इसके राइट आंसर है। बाकी अंतिम रूप से इसके उत्तर तो आरपीएससी के द्वारा दिए जाएंगे, वही मान्य रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आज प्रथम प्रश्न पत्र की जो परीक्षा हुई थी, उसमें हिंदी विषय पर आधारित जो 5 प्रश्न किए गए थे, उन 5 प्रश्नों के उनमें से कौन से उत्तर सही हैं, कौन से गलत, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रश्नों का स्तर बिल्कुल साधारण था। जिसने भाषा को सामान्य रूप से भी पढ़ रखा है, जिसे भाषा की सामान्य समझ है, वह विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे सकता है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, अर्थात ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो बहुत जटिल प्रक्रिया से बना हो। जैसे पहला प्रश्न था कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, अर्थात इन सभी विकल्पों में से शुद्ध शब्द हमें खोजना है। तो देखिए, पहला विकल्प है हंसी, क्रांति और पुरस्कार। तो यहाँ यह पहला विकल्प, इसमें यह पुरस्कार ही अशुद्ध है। फिर देखिए रिमझिम, बलिष्ठ, सीढ़ी। तो यहाँ बलिष्ठ भी अशुद्ध है और सीढ़ी भी अशुद्ध है। ऊंचाई, स्वयंवर, परिशिष्ट, ये तीनों ही शब्द ठीक हैं। फिर है 19वीं, आशीर्वाद और प्रादुर्भाव। यहाँ प्रादुर्भाव शब्द शुद्ध नहीं है। तो जो तीसरा विकल्प है ऊंचाई, स्वयंवर और परिशिष्ट, यह विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न था किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, कौन सी एक प्रक्रिया ठीक नहीं है। तो पहला विकल्प है अभिषेक और इसका विच्छेद किया गया अभिधन सेक। तो यह विकल्प बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर देखिए प्रमाण, तो प्रधन मान, यहां यह अशुद्धि है, यह मान न होकर मान होना चाहिए, व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर है समधन कल्प संकल्प, यह विकल्प भी बिल्कुल ठीक है। और किम धन चित किंचित, यह विकल्प भी बिल्कुल सही है। तो जो दूसरा विकल्प है यह संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रमाण। तीसरा प्रश्न है कड़ाई और कड़ाही, इन दोनों शब्दों का सही अर्थ भेद बताना है। तो कड़ाई यानी कठोरता, दृढ़ता, शक्ति, और कड़ाही यह एक पात्र होता है, भोजन बनाने में उपसहायक है, भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कड़ाई यानी शक्ति और कड़ाही एक गोल बर्तन। तो यहां जो तीसरा विकल्प है यह इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कड़ाई यानी शक्ति, कड़ाही यानी एक गोल बर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प। अगला देखिए, अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। देखिए अवार्ड के लिए पंचाट सही शब्द है, अधिनिर्णय यह शब्द भी बिल्कुल सही है, प्रदान करना भी सही है। प्राप्य जो शब्द है यह इस अवार्ड का पारिभाषिक शब्द नहीं है, अवार्ड का पारिभाषिक अर्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा विकल्प। और अंतिम प्रश्न देखिए, आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो यहां देखिए आहार्य, आस्तिक, आस्था, आसक्त, इन चारों में देखिए आहार्य आ उपसर्ग से बना हुआ है, आस्तिक ये अस्थि धन इक से बना हुआ है, अर्थात यह प्रत्यय की प्रक्रिया से बना हुआ शब्द है। आस्था आ उपसर्ग से बना है, आसक्त भी आ उपसर्ग से
बना हुआ है, तो यहाँ जो आस्तिक शब्द है यह उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प। ठीक, तो ये 5 प्रश्न थे आज के इस प्रश्न पत्र में, बिल्कुल सरल से प्रश्न थे। और जैसा हमने आरंभ में बात की, जिस विद्यार्थी ने या जिस विद्यार्थी को हिंदी भाषा में सामान्य समझ है, हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान है, वह विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे सकता है। चलिए, तो हिंदी के प्रश्नों के साथ साथ कुछ प्रश्न जो प्रबंधन से संबंधित है, विद्यालय प्रबंधन के जो प्रश्न थे उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न कि विद्यालयों में लेसेज फेयर नेतृत्व में शिक्षकों को निरंतर प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान की जाती, तो इन प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों को विशेष प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक की आवश्यकता क्यों नहीं होती? तो 4 विकल्प है हमारे पास कि वे अत्यधिक कुशल एवं आत्मनिर्देशित होते हैं, अनुभवहीन एवं आश्रित होते हैं, कम प्रेरित होते हैं और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। तो शिक्षकों को प्रतिपुष्टि की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षक जो है कुशल भी होते हैं और आत्मनिर्देशित भी होते हैं, इसलिए इन्हें विशेष प्रतिपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों में प्रायः अनुभवहीनता और आश्रित होने की प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलती, कम प्रेरित की दशा भी नहीं होगी और परिवर्तन के प्रतिरोधी अर्थात परिवर्तन के विरोधी भी शिक्षक नहीं होते हैं। तो यहाँ प्रतिपुष्टि की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वे कुशल और आत्मनिर्देशित होते हैं। अगला प्रश्न है, IASC मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की किस श्रेणी से संबद्ध है? तो IASC इस शिक्षक शिक्षा में विशेष रूप से माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षण तैयारी की प्रक्रिया से संबद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प। फिर राजस्थान सरकार के दिनांक 27/9/2010 के आदेशानुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण का कार्य सौंपा गया है? तो 2010 से कक्षा 9 से 12 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके प्रकाशन और वितरण का दायित्व राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड को सौंपा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है? आंतरिक लाभार्थी का मतलब जो लोग उस शिक्षण संस्थान में काम करते हैं, शिक्षण संस्थान के भीतर होते हैं। तो देखिए, अध्यापक ये आंतरिक लाभार्थी होंगे, नियोक्ता ये आंतरिक लाभार्थी नहीं है, विद्यार्थी आंतरिक लाभार्थी है, प्रधानाचार्य ये भी आंतरिक लाभार्थी हैं। तो जो नियोक्ता है ये आंतरिक लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है, तो उस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रटंत अधिगम से हटकर दक्षता आधारित आकलन पर बल दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। रटने की प्रक्रिया को हटाना है और दक्षता आधारित आकलन करना है। बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव है? नहीं, बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं है। फिर निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया है, तो यह विकल्प भी बिल्कुल सही है। अब उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, अर्थात जो चौथा विकल्प है केवल 1 और 3, इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। और अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग NEP 2020 के फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है? तो फाउंडेशनल स्टेज में आता है 3 से 8 वर्ष का आयु वर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा विकल्प। तो बिल्कुल साधारण प्रश्न थे, तथ्यात्मक प्रश्न थे। अगर थोड़ा ठीक से पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए होंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आपके प्रथम प्रश्न पत्र में थे उनका विश्लेषण मैं अब आपको बताने वाला हूं। आपके 5 क्वेश्चन है वो आपको इस पेपर में देखने को मिले थे। क्वेश्चनों के इस तरह की बात करें तो अब
आरपीएससीओ चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, वो जमाना चला गया जब सीधी लाइन टू लाइन बात पूछी जाती थी। आपको जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में उसका एनालिसिस करना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अब पहला क्वेश्चन ये आपके सामने था, लेड नाइट्रेट को उच्च तापमान पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले बुरे धुएं का कारण क्या है। एनसीईआरटी 10th क्लास की पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, उसमें एक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है उसमें ये अभिक्रिया दे रखी है, और वहां पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्दों में एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि बुरे धुएं का कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। अब इस अभिक्रिया को भी दे रखा है, ठीक है, 2PbNO3 की ट्वाइस, और इसको जब गर्म करते हैं तो उससे लेड ऑक्साइड निकलता है एक, तो साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में ऑक्सीजन निकलती है। और इस अभिक्रिया से पहले एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो भूरे रंग का धुआं निकलता है वो इस NO2 गैस के कारण होता है। तो टोटली एनसीईआरटी पे था ये। अगला क्वेश्चन, 4 तार हैं ABCD, एक ही पदार्थ व अलग अलग लंबाई व त्रिज्या के बने, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई व त्रिज्या क्या होगी क्रमशः। 4 तार है, सभी की लंबाई दे रखी है, ये L है, हमारे टाइपिस्ट ने 1 कर दिया इसको, L4 लेंथ। विद्युत धारा चैप्टर इसी बार फर्स्ट ग्रेड में जोड़ा था, उसमें हमने प्रतिरोध पढ़ा था, और अगर आपको याद हो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और एरिया जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R जो है ये L/A पे डिपेंड करता है। A एरिया, अब तार जो होता है वो इस तरीके से होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिया जाता है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr² होता है। तो यहां पर R की जो डिपेंडेंसी है वो L/R² होती है। अब L/R² का मान जिसके लिए सबसे कम होगा ना, उसी का प्रतिरोध सबसे कम होगा। अब ये क्वेश्चन अच्छा खासा, जिसको अब फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है ये, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा ये जिसने पढ़ा उसका ये क्वेश्चन सही है। देखो नीचे से चालू करते हैं, L है 1 और R है 2, तो इसके लिए R क्या होगा, L है 1, R है 2, तो 2R का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, सॉरी 1 नहीं है L है, तो L/4R, इसको सॉल्व करूंगा तो 0.25 L/R², यही होगा। इस पे आ जाओ सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पे 4L/R/4, तो इसके लिए R क्या होगा, 4L बटे R/4 है, तो R/4 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4L/R² बटे 4 का स्क्वायर 16, ये 16 ऊपर जाएगा, तो 16 गुना 4 L/R², तो ये 16 चौके 64 L/R²। इन दोनों में तो प्रतिरोध कम इसका है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है, थर्ड ऑप्शन 4L है 1/2R है, ठीक है, तो इसके लिए R बराबर क्या होगा, 4L/R/2 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 4L/R² बटे 4, 4 ऊपर जाएगा, R बराबर 4 गुना 4 L/R², तो ये क्या आएगा 16 L/R², ये 16 आ रहा है, ये 64 आ रहा है, और ये 0.25 आ रहा है, तो इन दिनों में तो अभी तक इसी का। इसका और देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन का, 2L है 4R है, ठीक है, तो देखो R बराबर 2L/4R का होल स्क्वायर, 2L/4 का स्क्वायर कितना होता है 16 R²,
सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा 1/8 L अपॉन आर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1/8 जो है तो ये आएगा 0.125 L अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे कम जो प्रतिरोध है वो इसी का होगा। इन सभी क्वेश्चनों को मैं विद प्रूफ, जैसे ही हमारे 3 या 4 ग्रुप में पेपर है, एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नोट से कैसे क्वेश्चन आए, कैसे पूछे गए। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, वैल्यू रखना था। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 2 विलगित पिंडों के लिए, 2 पिंड हैं हमारे सामने, ठीक है। इनके लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। अब आपने बल के बारे में पढ़ा है, कार्य के बारे में पढ़ा है, लेकिन जब मैंने क्लास में भी आपको करवाया था तो मैंने डायरेक्ट आपको बोला लाइन नहीं आएगी, इस लाइन को समझोगे और उस समझ का उपयोग क्वेश्चन में करोगे तब क्वेश्चन सही होगा। ये क्या कह रहा है कि 2 पिंडों के मध्य लगने वाले अन्योन्य बलों का योग हमेशा शून्य होता है। 2 पिंड है, उनके बीच में लगने वाले बलों का योग है वो 0 होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा था कि एक पिंड जितना बल लगाएगा दूसरा उतना ही विपरीत दिशा में लगाएगा। तो दोनों जो है 5 मैं लगा रहा हूं, सामने से 5 लगा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। ये बात एकदम सही है। बल द्वारा किए गए कार्य का योग भी हमेशा शून्य होता है। कार्य हमने पढ़ा था W क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब ये कह रहा है कि बलों का योग 0 है तो विस्थापन जो है वो भी शून्य होगा, सॉरी कार्य जो है वो भी 0 होगा। ये जरूरी नहीं है कि कार्य भी 0, क्योंकि कार्य जो है वो बल पे तो निर्भर करता है, साथ में विस्थापन पर भी करता है, तो ये गलत है। तो कथन ए सत्य है लेकिन बी जो है वो क्या है, असत्य, ठीक है। निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक आपको बताया था, हड्डी यानी कि अस्थि, उपास्थि, कंडरा, स्नायु, ये सारे क्या होते हैं, जो शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का काम करते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं। उपास्थि नाक की नोक वगैरह संयोजी उत्तक है, रक्त जो है वो भी संयोजी उत्तक है, कंडरा जो है वो भी संयोजी उत्तक है, कार्डियक पेशी या हृदय पेशी, 4 प्रकार के उत्तक बताए थे जंतुओं में, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। हृदय के अंदर जो पेशी है वो संयोजी उत्तक नहीं है, वो एक पेशीय उत्तक है, और यही पूछा है संयोजी उत्तक नहीं है, तो ये नहीं है। अब इन 5 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद वाला और ये बायो वाला ये थोड़े सिंपल थे, बाकी वो जो तीनों क्वेश्चन है वो आपने अगर अच्छा पढ़ा है तभी आपका सही होगा। इसीलिए हम बार बार विद्यार्थियों को भी बोलते हैं कि आप लाइन टू लाइन चीजें मत रटो, क्योंकि ये चीज अब बाकी जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर उनमें भी खत्म कर दिया है बोर्ड और आरपीएससी ने, उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। तो साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट, इसमें तो सोचना होगा ही होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और ये जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा था। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा टाइपिंग एरर था, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को विद एक्सप्लेनेशन और अच्छे विश्लेषण के साथ, और हमने नोट्स में करवाए थे वहां पे कहाँ थे ये चीजें, उसके साथ जैसे ही सारे पेपर हो जाएंगे मैं एक वीडियो के माध्यम से आपसे पुनः रूबरू होऊंगा। जिन्होंने भी पेपर दे दिया उनके लिए, उनको आगामी भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका बाकी है उनको ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सक्सेस पॉइंट परिवार में। आज फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर था उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के कुल 5 प्रश्न आए और उन 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने अपने कोर्स से या हमारे कोर्स से आपने इन सवालों को पढ़ा है तो बहुत ही ढंग से और सही ढंग से आपने उन प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। हम बात भी करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार का था, और क्लास में भी हमने जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग वो प्रश्न पूछे गए हैं। 4 प्रश्न तो हूबहू उसी के अकॉर्डिंग जो विकल्प और जहाँ इंपॉर्टेंट कहा था उसी के अनुसार आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है सिंपल, इसमें लैंग्वेज जो आई है वो थोड़ी सी आपको देखनी है कि शब्द क्या कह रहे हैं, उनके अनुसार आपको समझना था। तो बात की जा रही है आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष।
तो हमने यही पढ़ा कि आयुर्वेद ने 3 दोष के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, और उस व्यक्तित्व का वर्गीकरण मुख्य रूप से त्रिदोष वात, पित्त और कफ इस रूप में किया है। फिर हमने ये भी बात की कि 5 जो तत्व है, मुख्य रूप से जिन 5 तत्वों से मानव शरीर बना है, उन्हीं की अंतःक्रिया से, उन्हीं के इंटरेक्शन से मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, या 3 प्रकार के विकारों के रूप में इसने कहा है वात, पित्त और कफ। तो उन्हीं के बारे में ये सवाल है। व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियां वात बढ़ाती है। इसने कहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है इस त्रिदोष के अनुसार। ठीक है, तो पहला इसने कहा है कि व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियां वात बढ़ाती है। तो वात की जब हमने बात की तो हमने कहा शुरू से पंच घटक आप देखो कि आकाश और वायु की अंतःक्रिया से बनता है, और ये जो घटक है वो मुख्य रूप से लोग होते हैं। इसमें मोटे लोग या स्फूर्तिवान, अलग से हमने वर्ड लिखा स्फूर्तिवान। इसका मतलब अगर आप शारीरिक व्यायाम जैसी गतिविधि करोगे तो वात बढ़ाएगी, इसका मतलब ये सही है, गलत कथन नहीं है। गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है। अगर गर्म मौसम में आप व्यायाम करोगे तो जो पित्त की प्रवृत्ति है वो कम नहीं होती है, उससे गर्म की प्रवृत्ति और अधिक हो गई, पहले से शरीर था उससे अधिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा यहाँ कथन मिल गया उत्तर कि ये कथन सही नहीं है। तनावग्रस्त मन होगा तो वात बढ़ेगा, ज्यादा टेंशन या तनाव में होगी तो स्थिति है वात बढ़ेगा। क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं भी जो है वो पित्त बढ़ाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऐसी प्रवृत्ति होगी तो पित्त है उस प्रवृत्ति में भी मुख्य रूप से गठन होगा, तो हमारा सही उत्तर होगा 2। फिर दूसरा सवाल, ये सवाल थोड़ा सा समझने लायक था कि ब्रूनर ने मुख्य रूप से संरचनावाद या निर्मितवाद की जो बात की है उसमें हमने एक लाइन स्पष्ट लिखी थी कोटेशन, और ये कहा था कि 2 प्रकार की कोटेशन है, एक पियाजे ने भी कहा है और एक ब्रूनर ने भी कहा है। तो ब्रूनर ने जो बात की है वो कहा है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है और समान रूप से वैध है। ये कोटेशन भी कई बार सवालों में आई है, तो उसको अगर आपने याद रखा है तो ये सवाल आपका सही है। उसको अगर आपने याद नहीं रखा है तो हो सकता है क्वेश्चन आपने गलत किया होगा। कई ब्रूनर के अनुसार कौन सी सामाजिक निर्मितवाद की मूल परिकल्पना नहीं है, यहाँ परिकल्पना नहीं है पूछा गया है। सामाजिक निर्मितवाद का अलग से जनक या पिता पूछे तो हम वाइगोत्स्की को कहते हैं, लेकिन इनके विचार पूछे कि इन्होंने सामाजिक निर्मितवाद के संबंध में कौन से विचार किस प्रकार के प्रकट किए हैं, तो इसने कहा है शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण अपने अधिगम साथी के साथ अंतःक्रिया द्वारा करता है। शिक्षार्थी अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल है, वर्तमान ज्ञान कह दें या इससे पहले का पूर्व ज्ञान। तो ये पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान को हमेशा नए ज्ञान के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं, यही निर्मितवाद में किया जाता है। यदि शिक्षार्थी मूल संरचना मेन, ये उसे खुद समझनी है, मूल संरचना को समझ जाता है तो किसी भी विषय का बोध बेहतर होता है, तो किसी भी विषय का बोध बेहतर होगा, ये भी सही है निर्मितवाद। किसी भी अधिगम के लिए विषय में रुचि सबसे अच्छा उद्दीपन माना जाता है, यह भी कथन सही है। जब तक आप में खुद रुचि नहीं होगी तब तक आप स्वयं ज्ञान का निर्माण नहीं करोगे, क्योंकि निर्मितवाद यही कहता है कि बालक ज्ञान का निर्माण खुद व्यक्तिगत रूप से करता है, जो ब्रूनर कहते हैं, प्याजे कहते हैं स्वयं सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है। उसको ज्ञान बाहर से नहीं दिया जा सकता, ज्ञान उसके भीतर है और वो खुद उसका निर्माण और संरचना करता है। इसका मतलब वो दूसरों का अनुकरण जो प्रवृत्ति है इसमें नहीं आएगी। इसीलिए हमने कहा शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण अपने अधिगम साथी के साथ नहीं, वो खुद ज्ञान का निर्माण स्वयं एक्टिव होगा और व्यक्तिगत रूप से करता है। इसलिए हमारा ब्रूनर के अनुसार अगर चलें तो सीधा सा पहला कथन ये इस परिकल्पना में नहीं आता। शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति तब होती है, स्पष्ट हमने पावलोव के सिद्धांत में अलग से कुछ संप्रत्यों का वर्णन किया जिसमें हमने कहा विलोप। अब इसने विलोप की जगह विलुप्ति दे दिया, एक्सटेंशन, तो शब्द वही है विलुप्ति या विलोप। अब विलोप का मतलब क्या है, इसने समझाया कि विलोप कब होगा, जब अनुबंधित उद्दीपक अनानुबंधित उद्दीपक, मैंने एक एक वर्ड को हिंदी में, इंग्लिश में और फिर शॉर्ट में CS US, कंडीशन अनकंडीशन। सी याद कहा कि कंडीशन यानी शर्त लागू, इसका मतलब ये अनुबंध है, तो अनुबंधित क्या हो गया CS का मतलब उद्दीपन का मतलब S, अनानुबंधित यानी अनानुबंधित का मतलब अनकंडीशन, तो सीधा सा है कि अनकंडीशन। अनानुबंधित उद्दीपक जब कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता, अनुबंधित उद्दीपक को बार बार अनानुबंधित के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो साथ प्रस्तुत करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पुनर्बलन को हटा लिया जाता है, पुनर्बलन का इसमें कोई वर्ड इस फैकल्टी में नहीं आता, पुनर्बलन स्किनर बात करता है, यहाँ बात की जा रही है वो उद्दीपन और मुख्य रूप से कंडीशन और अनकंडीशन की बात की जा रही है। और स्पेशल हमने आप देख लेना, उसमें हमने लाइन लिखी है शुरू होते ही कि विलोप कब होगा या विलुप्त किसे कहते हैं, कि जब आप केवल किसको,
केवल CS को, ये लिख रखा है कि केवल CS यानी अनुबंधित उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत करते हैं। यानी केवल आप अनुबंधित उद्दीपक को प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद अनानुबंधित उद्दीपक को नहीं दिया जाता है तो धीरे धीरे अनुकूलित अनुक्रिया, इसका मतलब अनुकूलित अनुक्रिया का बंद हो जाना ही विलोप कहलाता है, क्योंकि अब अनुकूलित अनुक्रिया नहीं होगी। हमने कहा भी था कि ये CS यानी आप घंटी बजा रहे हैं लेकिन उसके बाद भोजन नहीं दे रहे हैं, तो भोजन नहीं देंगे, इसका मतलब घंटी बजा रहे हैं लेकिन बार बार उसको भोजन नहीं देंगे तो कुछ समय बाद वो अनुकूलित अनुक्रिया होनी बंद हो जाएगी, लहराना बंद हो जाएगी और इसे ही विलोप कहा जाता है। बिल्कुल लाइन और लैंग्वेज, तो बिल्कुल अपना सवाल उसी के अकॉर्डिंग आया है, तो सही आपका कथन ये है। एक व्यक्ति में परानुभूति का स्तर उच्च है लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है, ऐसे में संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित है? बिल्कुल सवाल डैनियल गोलमैन का। डैनियल गोलमैन के हमने 5 मुख्य तत्व बताए और क्लासरूम में स्पेशल मैंने कहा 3 है वो खुद व्यक्ति के संबंध है, और याद भी ऐसे करवाया था कि 3 पहले याद करो 2 बाद में याद करो, यानी दूसरों से संबंधित है 2 और खुद से संबंधित है 3, क्योंकि उसमें स्वयं की बात की गई है, आत्म की बात की गई। अब आप विकल्प देखो, इसमें मुख्य रूप से एक बात की अभिप्रेरणा, स्वयं जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस, सोशल स्किल सामाजिक कौशल, आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन। तो हमने कहा था ये आत्म है, स्वयं है, ये सीधा आ जाओ, इसने क्या कहा अविकसित है, और इसने ऊपर बात की है लेकिन दूसरों, क्या कहा है दूसरों, इसका मतलब ये अपनी बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप सीधा सा है कि इसको गलत कर दो, इसको गलत कर दो, 2 निकल गए। फिर अभिप्रेरणा का इसमें बात नहीं की गई, इसमें बात की गई 2 अन्य बात की गई है, एक परानुभूति की, तो परानुभूति इसने वर्ड ले लिया, इसने विकल्प इसमें रखा ही नहीं, तो परानुभूति यानी इसने सिंपैथी नहीं या वर्ड लिया एम्पैथी, और पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया था, मैंने कहा ध्यान रखना वो सिंपैथी देगा, आपको समानुभूति सहानुभूति नहीं करना है, परानुभूति की बात कर रहा है, एम्पैथी की बात कर रहा है। और एक है सोशल स्किल, ये 2 हैं वो दूसरों के प्रति है, बाकी सारे खुद के प्रति है। तो ये यहाँ क्या पूछ रहा है, परानुभूति का स्तर उच्च है लेकिन दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, इसका मतलब उसमें सोशल स्किल नहीं है, सामाजिक कौशल नहीं है, दूसरों के साथ बात करने का तरीका नहीं है, दूसरों को समझाने का तरीका वो डेवलप नहीं कर पाया, इसका मतलब उसमें कौन सा अविकसित है, सीधा सा आ गया सामाजिक कौशल। बिल्कुल अकॉर्डिंग आपको लगाया और अंडरलाइन करके भी ये बताया कि 3 है खुद से, 2 है दूसरों से, और याद भी ऐसे 3 और 2 करने हैं, तो दूसरे में से एक यहाँ आ गया परानुभूति, और इसने विकल्प इसमें ये दिया नहीं, तो लास्ट अपना बच जाता है सामाजिक कौशल। ऐसे भी याद करते तो भी आपका सही हो जाता। फिर मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां, 14 मूल प्रवृत्ति, उससे जुड़े हुए संवेग, और उन संवेग में 14 मैंने कहा याद कर लेना, 14 नहीं होते हैं तो 4 तो पक्के याद करना, और रात दिन वो याद कर लिया ढंग से तो सवाल उसमें आते हैं, तो उसमें से एक भी पक्का याद था तो भी आपने ये सवाल बिल्कुल सही किया होगा। सीधा सा पहला ही आपको मिल गया पलायन, तो पलायन वो यानी भय, और मैंने इसको इंपोर्टेंट कहा था कि पलायन भय, क्रोध युयुत्सा, ये 2 मैंने कहा हमेशा चेंज होके आते रहते हैं, तो याद रखना कि जब भय लगेगा तो हम वहां से क्या कर देंगे, पलायन कर जाएंगे, तो ये याद रखना इसके अकॉर्डिंग। सामूहिकता, इसको हमने कहा था एकांकीपन। संग्रहण, ये भी हमने इंपोर्टेंट कहा था, और बाल्यावस्था की विशेषता में पढ़ा था कि बच्चा वस्तुओं का संग्रह करता है, क्यों करता है, कि वो उस पर स्वामित्व चाहता है, ये मेरे अधिकार में हो, ये मेरे नियंत्रण में हो, मेरे पास इतनी चीजें हैं, मैं तेरे को तब दूंगा जब तू मुझे कोई अच्छी चीज देगा, तो संग्रह यानी स्वामित्व की भावना। फिर हमने कहा दैन्य, दीनता यानी आत्महीनता की भावना। निवृत्ति यानी घृणा, जिससे घृणा होगी वहां से हम निवृत्ति चाहेंगे कि इससे हम दूर रहें या इसको त्याग दें, इस प्रकार की प्रवृत्ति। तो हमारा तो पहले में उत्तर मिल गया, ए है, उस ए में 4, इसका मतलब सही कूट कौन सा हो गया, सही कूट हमारा हो गया 1 नंबर। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं अच्छा पेपर होगा, और कम से कम 5 में से 4 सही किए हैं तो भी आपको बहुत अच्छा है, कि कम से कम 5 में से 5 करें तो भी अच्छी चीज़ है, और 4 है तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इनको नहीं समझा और तो आंसर हो सकता है आपका एक आधा मिसमैच हो। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज जो आपके पेपर हुआ व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र ग्रुप ए का, उसमें जीके से संबंधित हम बात करेंगे। जीके का जो पेपर हुआ उसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति और इतिहास में राजवंश से संबंधित लगभग 6 क्वेश्चन को लाए हैं, उनकी बात करते हैं। लगभग सभी क्वेश्चन अपने नोट्स में जो हमने पढ़े हैं उसी में से आए हैं, एक क्वेश्चन को छोड़ दे तो थोड़ा सा हटके और बाहर से आया है, फिर भी हम बात कर लेते हैं उनके बारे में। 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और हमने उसको जो है कहाँ पर अध्ययन किया ये भी हम देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो अपने राजस्थान कला एवं संस्कृति में है वो पूछा है आपके संत संप्रदाय से संबंधित। संत संप्रदाय से संबंधित 3 संतों के नाम दिए हुए हैं, वल्लभदास, मुरलीराम, चेतन दास ने क्रमशः
बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की? मतलब वल्लभ दास ने बीकानेर में, मुरली राम ने रायपुर में और चेतन दास ने कोटा में। ये तीन संत जो हैं बीकानेर, रायपुर और कोटा गए और वहां पर किस संप्रदाय का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, किस संप्रदाय की शाखा स्थापित करने का कार्य किया। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर चला गया है और इसमें उत्तर जो होगा मित्रों, इसमें रामस्नेही संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय जो है इनको बीकानेर, रायपुर और कोटा में प्रसारित करने का या इनकी शाखाएं स्थापित करने का कार्यक्रम वल्लभ दास, मुरली राम, चेतन दास ने किया है। वल्लभ दास जी जो है वो रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित सिंहतल शाखा से संबंधित थे। सिंहतल वैसे बीकानेर में है, तो वो सिंहतल से बीकानेर जाकर और इस संप्रदाय को जो है आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार मुरली राम ने रायपुर में और चेतन दास ने कोटा में जो है रामस्नेही संप्रदाय को प्रचारित करने का कार्य किया। तो ये रामस्नेही संप्रदाय जो है आपका उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? देखिए मित्रों, अगर हम बात करें हल्दीघाटी युद्ध के बाद, हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर ने जो है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कई अभियान किए। हल्दीघाटी युद्ध के बाद में पहला अगर अभियान हम मानते हैं कि प्रताप को पकड़ने के लिए पहला व्यक्ति जो भेजा था हल्दीघाटी युद्ध के बाद में, वो भेजा शाहबाज खां को। शाहबाज खां जो है वो आपके लगभग 77 में गया था महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। 77, 78 और 79 तक वहां रहा और फिर ये वापिस आ जाता है। और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग का घेराव करने वाला एकमात्र दुश्मन कह सकते हैं या आक्रमणकारी कह सकते हैं, वो शाहबाज खां था। लेकिन शाहबाज खां महाराणा प्रताप को जब पकड़ नहीं पाता है तो महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर शाहबाज खां के बाद में दूसरे शिष्टमंडल के रूप में आपको किसको भेजता है? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना यहाँ पर 80 में आते हैं। 1580 ईस्वी में मेवाड़ पर विजय प्राप्त और महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर की तरफ से अब्दुल रहीम खान खाना जो है यहाँ पर आता है। और इससे संबंधित एक घटना का भी हमने जिक्र किया था। और हम बात करते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को जो है, इनके बेगमें जो थी, बेटियां थी या पुत्र थे, पूरे परिवार को अमर सिंह पकड़ कर ले आते हैं। लेकिन प्रताप ने युद्ध नीति के खिलाफ बताते हुए ससम्मान उनको जो है वापिस अपने स्थान पर छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन जो है आपके ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में अकबर ने अभियान किया। अब्दुल रहीम खान खाना भी जब जो पकड़ नहीं पाता है महाराणा प्रताप को, तो उसके बाद में अंतिम अभियान के रूप में जगन्नाथ कछवाहा को जो है अकबर भेजता है। जगन्नाथ कछवाहा मांडलगढ़ को केंद्र बनाता है और यहीं पर रहते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। और मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। यहाँ उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। अगला है, जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अजमेर कानड़देव से बदला लेने के लिए उनके जो भी कारण रहे, हम बात करते हैं कारणों के बारे में। हमने इसको 2 बार पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा राजवंश में, एक पढ़ा था हमने बात की थी आपकी जालोर दुर्ग। जब पढ़ा जालोर दुर्ग में हमने पढ़ा कि जो शाका हुआ था उसमें कानड़देव ने केसरिया किया। आक्रमणकारी व्यक्ति जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग ने जो है, ध्यान रखना, कानड़देव पर, जालोर पर आक्रमण किया और 1311 ईस्वी में कानड़देव ने केसरिया किया और इसने कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर जीत लिया। यहाँ पर भी कानड़देव के साथ में एक व्यक्ति गद्दारी करता है। कमालुद्दीन गुर्ग उस व्यक्ति को अपनी तरफ मिला लेता है जिसका नाम था आपके बीका दहिया। बीका नाम करके दहिया राजपूत था जिसने जो है कानड़देव से गद्दारी करते हुए कमालुद्दीन गुर्ग से वो मिल गया और दुर्ग के अंदर जाने का गुप्त रास्ता जो है बता दिया था। हमने फिर कहा था कमालुद्दीन गुर्ग ने जो है परकोटे के मिट्टी वाले भाग को पहचानने के लिए उस पर राई छिड़की थी और कहावत भी कही जाती है कि राइयारा भाव तो राते गया। वो इसी अभियान से संबंधित था। कमालुद्दीन गुर्ग जो है इसने जालोर से पहले सिवाना को जीता था। सिवाना को भी जीतने का कार्य इसी कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। तो यहाँ पर जो है आपके कमालुद्दीन गुर्ग हमने स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा था, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी और कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, ये अपना नहीं है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? फल्गुबाई। अगला क्वेश्चन है कि फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विधा की कलाकार हैं? तो नृत्यों में हमने मित्रों पढ़े थे, क्षेत्रीय नृत्य जब पढ़े थे तो क्षेत्रीय नृत्य में हमने पढ़ा था एक चरी नृत्य जो किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गुर्जर
महिलाओं के द्वारा किया जाता है और चरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार जो है उसका नाम है आपके फल्गु बाई। चरी का मतलब होता है कलश। हमने बात की थी कि सर के ऊपर चरी मतलब कलश रखती है, उसमें कपास के बीज जिनको हम कांकड़े कहते हैं वो कांकड़े डालती हैं और कांकड़ों में तेल डालकर आग की लपटें निकालती हैं और फिर कलाइयों को मोड़ते हुए वो जो है मतलब क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, जिसमें रंग बिरंगी हाथों में चूड़ियां पहनी होती हैं, चूड़ियों को खनकाते हुए नृत्य करती हैं। तो चरी नृत्य की सबसे प्रसिद्ध राजस्थान की कलाकार किशनगढ़ निवासी हैं जिनका नाम है आपकी फल्गु बाई। स्पष्ट रूप से हमने बात की थी और मैंने पढ़ाते समय कहा था कि ये नाम विशेष हैं और ये नाम कई बार पूछा जाता है। तो फल्गु बाई का संबंध ध्यान रखना किस नृत्य से है, आपके चरी नृत्य से है। फल्गु बाई के बाद में अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है अपना, राजवल्लभ। राजवल्लभ पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? राजवल्लभ पुस्तक के लेखक जो है वो मंडन है। हमने बात की थी जब राजवंश जब पढ़े थे तो महाराणा कुंभा टॉपिक जो हमने पढ़ा था, ग्रंथों में हालांकि नहीं था लेकिन कुंभा जब टॉपिक पढ़ा क्योंकि वहां लिखवा दिया था। कुंभा टॉपिक में हमने बात की थी कि कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन से हैं और उसमें कुंभा का सबसे दरबारी लोकप्रिय विद्वान मंडन था जो शिल्पकार था, शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी भी मंडन था और मंडन ने जो है वो शिल्प कला के आधार पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। हमने वहां पर बात की थी, एक तो हमने किया था इसके मंडन के अलग अलग ग्रंथ पढ़े थे जिसमें राजवल्लभ था, राजमंडन थे, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ। और दूसरे मूर्ति कला से संबंधित, तीसरे जो है कोदंड विद्यान, वो अलग अलग विद्याओं से संबंधित जो है इसके ग्रंथ पढ़े थे। तो ये ध्यान रखना, राजवल्लभ ग्रंथ जो है वो किसने लिखा? मंडन ने लिखा। कुंभा का दरबारी था, कुंभा के दरबार में रहते हुए। तो कुंभा जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट रूप से मैंने आपको मंडन के बारे में विस्तार से बात बताई थी। उसके द्वारा लिखे गए 8-10 ग्रंथ जो है हमने वहां पर लिखे थे। तो यहाँ उत्तर आपके क्या हो जाएगा? मंडन। मंडन जो है वो ध्यान रखना आपके राजवल्लभ ग्रंथ का जो है वो क्या है? लेखक है। गुड़ला किस पर्व से संबंधित है? हालांकि यहाँ पर्व, गुड़ला पर्व भी है और गुड़ला नृत्य भी हमने बात की थी। तो गुड़ला नृत्य जो हमने पढ़ा था, गुड़ला को हमने 2 बार पढ़ा था, आपको याद हो तो। एक तो हमने पढ़ा था आपके नृत्य में, गुड़ला नृत्य क्षेत्रीय नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है और महिलाएं करती हैं। वहां हमने बात की थी ये गणगौर का ही एक भाग है। गणगौर के अवसर पर, क्योंकि गणगौर चैत्र कृष्ण एकम को प्रारंभ होता है गणगौर का पर्व और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, जिसमें बीच में एक तिथि आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको शीतला अष्टमी कहते हैं। शीतला अष्टमी को गुड़ला पर्व प्रारंभ होता है और गणगौर विसर्जन चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार चलता है। तो ये गणगौर का ही भाग है। किससे संबंधित है यहाँ पे? गणगौर। वहां हमने स्पष्ट रूप से पीछे लिखा भी था कि शीतला अष्टमी और पीछे लिखा था गणगौर, क्योंकि गणगौर पर्व से संबंधित बिल्कुल हमने बात की थी गुड़ला नृत्य है। गुड़ला नृत्य हमने ये भी लिखा था कि मारवाड़ के शासक सातल देव की याद में जो है ये नृत्य किया जाता है, ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं छिद्रित मटका सर पर रखती हैं, उसमें जलता हुआ दीपक रखती हैं और घर घर घूमते हुए नृत्य करती हैं। और ये गणगौर का ही एक भाग है, गणगौर से संबंधित गीत गाती है वहां पे। तो गुड़ला नृत्य ध्यान रखना आपके गणगौर से संबंधित है। तो ये 6 क्वेश्चन जो है मित्रों आपके राजस्थान कला एवं संस्कृति और आपके राजवंश से संबंधित आए थे और ये आशा करता हूं कि आप सभी ने जो है अच्छी तरीके से इनको अटेंड किया होगा और आपके पूरे सही होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। देखिए आज का जो पेपर हुआ है, पहले तो देखिए सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि आज का जो पेपर हुआ है, जो भी चीजें आप लोगों को करवाई गई थी उसी के रिलेवेंट आया। 2-3 क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा घुमाया है इन लोगों ने, बाकी पैटर्न सिमिलर आया। जैसे देखिए क्वेश्चन मिश्र भिन्न का दिया है आपको कि 3 सही 1/x। बच्चे पजल हो सकते हैं इस चीज में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे पहले भी एक बार लास्ट वाले पेपर में। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है 3 + 1/x, माइनस में दे रखा है आप लोगों को y। ओके, y + 2/5 है बेटा, माइनस से बाहर तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। ये लीजिए बराबर है आपके 2 + 3/5, यानी एक मिश्र भिन्न दे रखी है आपको, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल का पैटर्न दे रखा है। ठीक है बेटा, माइनस का 2/5 है, इसको उठाते हैं एक बार, इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि दोनों का आप लोगों के बेस सेम आ रहा है। तो 3 + 1/x - y, ओके, ये इधर चला जाएगा, बराबर हो गया 2 + 3/5 + 2/5 बेटा, ये इधर चला जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करें, अगर ध्यान से देखें तो एलसीएम आ गया 5, ऊपर आ गया 3 + 2, 5/5, ये पूरा हो जाएगा 1 के बराबर। ओके रिपोर्ट।
तो ये बन गया 3 + 1/x - y बराबर 2 + 1 3। प्लस का 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/x - y बराबर आ गया 3 - 3 यानी कि 3 - 3 यानी कि 0। तो बेटा 1/x - y बराबर आ गया 0। माइनस का y इधर चला जाएगा, तो 1/x बराबर आ गया y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इधर चला जाएगा, तो xy की वैल्यू कितनी आ गई 1। पहला क्वेश्चन था, आप चाहते वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, हर तरीकों से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है मिश्र भिन्नों को अलग अलग करके सोल्व करना आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक रोलर है बेटा, इस टाइप का एक रोलर था जिसकी लंबाई थी 50 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा था 21 और मैदान को समतल करने में 300 पूर्ण चक्कर लगाता। बेटा देखिए, एक चक्कर बराबर होगा CS से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बराबर होता है 2πRH के। ओके, रिपोर्ट है, सब वैल्यू दे रखी है। बेटा मैं 2πRH को 2R πH भी तो बोल सकता हूं, एक ही तो बात है बेटा। ये 2R मतलब व्यास हो जाएगा, तो बेटा व्यास दे रखा है 21, 2R का मतलब 21 और पाई का मान होता है 22/7 गुणा लंबाई h यानी कि हाइट यानी लंबाई है 50। ये आ गया एक चक्कर में तय दूरी। 7 से काटेंगे बेटा 3 बार। ओके, रिपोर्ट है। 22 पंजे आ गया 110 यानी 1100 गुणा 3 3300। ओके, रिपोर्ट है। ये आ गया सेंटीमीटर में था, तो 3300 वर्ग सेमी एक चक्कर में तय दूरी। और बेटा समतल करने में 300 चक्कर लगाता है, तो 300 चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा ये? तो आप बोलोगे सर एक चक्कर में 3300 है, तो 300 में होगी 300 गुणा 3300। ये लीजिए बेटा, वर्ग सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलेंगे तो बटे में आ जाएगा 100 गुणा 100 वर्ग मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 33 थी, आपके आ गया कितना 99। ओके, रिपोर्ट है। फिर उसके बाद में ये आ गया टोटल, आपके पास दूरी आ गई हमारे 99 मीटर स्क्वायर। फिर उसने बोला है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 30 रुपए। तो ये लीजिए मैं निकाल लेता हूं कुल खर्च। पुराना क्वेश्चन है हमारा, सीधा किताबों से उठा के डाला ये। तो बेटा समतल करने की दर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा 30 रुपए है, तो 99 का होगा 99 गुणा 30। लास्ट में एक जीरो आएगा, 327 का 7 हासिल 2, 27 और 2 29, 2970 रुपए आप सभी बच्चों का आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों के द्वारा आराम से किया जा सकता था। अगला कह रहा है बेटा रेखीय समीकरणों का युग्म। बहुत बार करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन आपको। बेटा अगर रेखाएं समपाती हो, अनंत हल होगा, तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। Ax का बेटा आपके कोफिशिएंट बटे A2 इधर आ जाते हैं, तो हमारे को कोफिशिएंट दे रखा है A-B बराबर होगा y का कोफिशिएंट 3 बटे में आ जाएगा y का कोफिशिएंट इधर A+B बराबर, इधर है बेटा 7 और इधर आ जाएगा 3A+B-2। ये लीजिए, अगर मैं इन दोनों को ही लेके सोल्व कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रथम 2 से, तो बेटा 2A+2B बराबर आ जाएगा 3A-3B। सोल्व कर लो बेटा, प्लस का 2A इधर आएगा, माइनस का 3B इधर चला जाएगा, 3A-2A, A बराबर आ गया 2 + 3 5B। तो बेटा गुणा का है, इधर आके भाग में आ जाएगा, A/B बराबर आ जाएगा 5/1। वैल्यू को रख के देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है क्या। A की जगह 5 रखो, B की जगह 1 2/4, 5 और 1 6, 3/6 1/2। अगर A की जगह 5 रखें तो 15, 16 - 2 14, यानी सब सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी वैल्यू आ जाएगी A का मान 5, B का मान 1। सारे रेशियो 1/2 1/2 1/2 के इक्वल आ जाएंगे अगर हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं तो डायरेक्ट। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा पेपर था बेटा ये। बेटा देखिए अगला क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है आप लोगों को। एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा है, एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स है, आपकी भुजा 22 सेंटीमीटर है। ये 22 सेंटीमीटर का बॉक्स था आप लोगों के, इस प्रकार का घनाकार था, क्यूबिकल था, आपके क्यूबिक था बिल्कुल ये। अब आपको पता है इसका आयतन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, भुजा क्यूब यानी 22 का क्यूब। अब इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकुओं जिनकी त्रिज्या ये है किनारे तक भरा जाता है।
ठीक है, जो ये बॉक्स है इसको भर देते हैं। तो बेटा आयतन दोबारा से ये आ गया, मान लो 1v2, कितने शंकु है पता नहीं, n है माना, ठीक है। और ऐसे कितने शंकुओं से भरा जाता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r का स्क्वायर, यानी 2 गुणा 2 गुणा h का मान कितना है 7, 7 से 7 कट गया बेटा, और कुछ भी नहीं कट रहा, 22 2 44 2 88/3, ठीक है। अब आपको पता है आयतन क्या होगा, समान होगा, तो आप बोल सकते हो 22 गुणा 22 गुणा 22 बराबर आएगा n गुणा 88/3, सही है। तो बेटा 22 से काटेंगे 4 बार, काटेंगे 2 बार 11 बार, 2 बार 11 बार, तो n का मान 11 गुणा 11 121 बटे का 3 ऊपर चला जाएगा, 121 गुणा 3 बराबर n, 3 एकम 3 3 2 6 3 एकम 3, n का मान आ गया 363। ये लीजिए, केवल वॉल्यूम इक्वल करना था और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिंपल सा था बेटा। ये बहुलक तथा माध्यिका, बेटा आप जानते हैं सारे, बहुलक को z से लिखते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस में 2 गुणा माध्य, ठीक है। 3m को लिख सकते हैं हम 2m प्लस m। ये सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है, सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है, कोर्स में भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी मैंने ये करवाया है। प्लस का m इधर आके माइनस हो जाएगा, तो z माइनस m बराबर आ गया 2m माइनस 2x बार, तो z माइनस m बराबर आ जाएगा, दोनों में 2 कॉमन, m माइनस में x बार बेटा, क्लियर है। अब बेटा बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा है 48 बराबर 2 m माइनस में x बार, 2 से काटेंगे 24 बार, तो बेटा माध्यिका और माध्य का अंतर तो आ गया 24, लेकिन ये नहीं पूछा है, ये पूछा ही नहीं है बेटा, ऑप्शन में दिया और बच्चे जल्दबाजी में गलत करेंगे डेफिनेटली। बहुलक एवं माध्य का अंतर है, ये पूछा है बहुलक और माध्य का। बेटा आप लोगों को सभी को पता है कि z बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा सर 3 माइनस में, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, दोनों में से x बार घटा देते हैं, ये लीजिए बराबर 3m माइनस में 2x बार, दोनों साइड से x बार घटा दिया बेटा, तो z माइनस में x बार बराबर आ गया, दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा m माइनस में x बार। ओके रिपोर्ट है, ये भी आप लोगों को रिजल्ट पता है। उसने बोला है आंकड़ों में बहुलक एवं माध्य, मुझे बहुलक एवं माध्य चाहिए बेटा, बहुलक एवं माध्य का अंतर, क्लियर है। अब बच्चों एक बात बताओ सारे, यहां से मुझे पता चल गया कि बहुलक और माध्य का अंतर पूछा है, z माइनस एक्स बार बराबर 3 गुणा होगा माध्यिका और माध्य के अंतर का, और ये मान तो अभी हमने सोल्व करके निकाला है 24, तो बेटा बहुलक और माध्य का अंतर 24 थी, या कितना आएगा 72। ये लीजिए, ये भी एक तरीका है, आप अलग अलग करके भी सोल्व कर सकते हो, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, 72 आंसर आ जाएगा। श्रेणी का अगला पद, बेटा देखिए सीरीज हमेशा तंग करती है, 2 7 17 29 41 ब्रेक। अब आप एक चीज नोटिस करो, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने वाकई में मान सकता हूं एट ए टाइम विद्यार्थियों को डेफिनेटली पजल किया होगा। बेटा 2 और 7 के बीच में देखिए कितनी अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं 3 और 5, 7 और 17 के बीच में 11 और 13 है, 17 और 29 के बीच में अगर देखा जाए एक 19 है, एक है आपके 23, 25 27 नहीं होती, 29 और 41 के बीच में बेटा एक आ गई संख्या आपके पास 31, एक आ गई 37, तो बेटा 41 के बाद की अगर बात करें 2 संख्याएं आ जाएगी, एक आ जाएगी 43, एक आ जाएगी 47। ओके रिपोर्ट है। अब 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या रखनी है, इसके बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 53 ही तो आएगी, यानी हर 2 संख्याओं के बीच में, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 अभाज्य संख्याओं का गैप है, तो एक सीरीज का बढ़िया क्वेश्चन है, 53 आपके राइट आंसर होगा। अगला करें, एक परिवार में पी क्यू आर एस टी तथा यू 6 सदस्य हैं, पी क्यू का पिता है, एस की शादी आर से हुई है, जो सेकंड के लिए होगा, जो कि टी की माता है, एस की शादी आर से हुई है जो कि टी की माता, यानी आर की माता टी होगी, यू टी के दादा हैं तथा आर पी का भाई है। यू और क्यू में बेटा 2 पीढ़ी का डिफरेंस हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट दादा आ जाएगा, चाहो तो आप डायग्राम बना के कर सकते हो, इजी रहेगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी में बेटा दोनों तरीके हैं आपके पास, तुलना करना है। आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, बेटा मैक्सिमम पावर 2 है, तो बेटा आपको पता है 2 ही गुणनखंड होंगे, बराबर आपके k x माइनस 2 गुणा x माइनस 1/2 होगा। ओके रिपोर्ट है, बराबर x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस x/2, माइनस 2 का x से करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा माइनस से करेंगे प्लस 2 इंटू 1/2 हो गया 1। ओके रिपोर्ट है बेटा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा आधा और 2 होता है 2.5 यानी माइनस का 5/2x, प्लस में आ गया 1। इधर फॉर्म चल रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी रूप की, क्लियर है, ओके है। अब बेटा एक चीज देखो, एलसीएम आ गया 2, कंपैरिजन करेंगे हम तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में आ गया 2, यही तो बनेगा। अब बेटा इनकी अगर तुलना करें, कंपैरिजन करें, हमें a और c से मतलब है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो a बराबर आ गया 2, अचर पद आपके बेटा c है तो c बराबर भी आ गया 2। बेटा दोनों बराबर हैं तो a बराबर c राइट आंसर हो जाएगा, हमें बाकी से लेना देना ही नहीं है ना, a बराबर c। या आप ये काम कर सकते हो, अगर ये गुणनखंड है तो फैक्टर थ्योरम से वैल्यू सेटिस्फाई करेगी बेटा आपके, तो एक बार x बराबर 2 रख दो, एक बार x बराबर 1/2 रख दो, दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करोगे, समीकरण बनेगी, सोल्व करना पड़ेगा बस। ये थोड़ा इजी पड़ेगा कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से, a बराबर c राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला कह रहा है n प्रेक्षणों का माध्य x बार है, ठीक है, माध्य x बार है, आपको याद है इसने देखिए गेम क्या खेला है, हमारे किताबों के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसमें वृद्धि कर रहे हैं। इसने क्या बोला है, पहले प्रेक्षण में 1 की कमी कर दी, मान लो पहला जो भी ऑब्जर्वेशन था देखिए इसमें 1 की कमी, दूसरे में 2 की कमी, तीसरे में 3 की कमी, nवें में n की कमी चल रहा है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया सभी में, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n तक, ठीक है बेटा। तो माइनस 1 से लेकर n तक की संख्याओं का माध्य होता है n प्लस 1/2। शुरुआत में माध्य दिया हुआ था बेटा x बार, तो आंसर आ जाएगा x बार माइनस n प्लस 1/2। माध्य की बात कर रहे हैं तो आंसर ये आ गया। मैंने जो सेम क्वेश्चन ये करवाया हुआ है, मैंने बताया है वृद्धि हो तो प्लस आएगा, यहाँ कमी हो तो माइनस आएगा। बेटा मैंने वृद्धि कराया, इन्होंने कमी दिया है। आप चाहें तो अपने नोट्स, आप यूट्यूब, आप कोर्स को किसी को भी देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखिए ये एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब उसकी कराई हुई चीजें एज इट इज एग्जाम में पूछी जाए। पिछली साल थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन इन्होंने घुमा के दिए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए गए हैं। यानी मैं बोल सकता हूं जो आयतन होगा ना बेटा बेलन का, वो आयतन होगा 12 गोलों के आयतन के बराबर, ठीक है। बेलन का आयतन होता है, समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। बेलन का व्यास है 16, त्रिज्या हो जाएगी 8, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई है 2, बराबर 12 गुणा गोलों का आयतन होगा 4/3 पाई, और ये आ जाएगा आर क्यूब। बेटा ये लीजिए, पढ़ा रहने देते हैं। अब जो जो कट रहा है सबको काटो, पाई से काटते हैं पहले पूरा पाई, ओके रिपोर्ट है। कुछ कट रहा है 3 से काटते हैं 4 बार, ओके रिपोर्ट है। 2 से काटते हैं 2 बार, 4 दूए 8, 8 से काटा 1 8, तो आर क्यूब बराबर आ गया 8, क्यूब रूट ले लेते हैं, घनमूल ले लेते हैं, तो आर बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है गोले का व्यास, व्यास आ जाएगा 2 गुणा 4 यानी कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ओ सॉरी ये आज क्या सुबह से क्लास ली है 11 घंटे की, तो दिमाग काम नहीं कर रहा। व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी 2 गुणा 2 कितना आ गया 4 सेमी। ये लीजिए, ये क्या अभी लगातार आपने टाइम देखा होगा, 7:06 हुए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर कंटिन्यू, आज क्या मैराथन क्लास थी, तो 8 बजे से लेकर लगातार लगभग 6:30 पौने 7 बजे तक 10.5 घंटे की कंटिन्यू क्लास हुई है। तो थोड़ा बहुत आज एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, बाकी आंसर आपको सही मिलेंगे। अब आगे चलते हैं बेटा, देखिए
इंग्लिश वाला भी सर अवेलेबल नहीं होने के कारण मैं ही बता देता हूं। वो डायरेक्ट क्या बोल रहा है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बेटा इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आया है और जनरली वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वो बोल रहा है he said when I was a boy I could stay up as long as I like। बेटा देखिए नॉर्मल सी बात है, सबसे पहली चीज यहां पे कोमा इन्वर्टेड कोमा है तो दैट का यूज होगा, दैट इधर भी आ रहा है, दैट ओके ठीक है। फिर उसके बाद में उसने बोला है when WH है तो WH ही रहेगा, I चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो बेटा आपके ये बन गया he said that when he was a boy। he said that as a boy ये गलत हो गया, he said that as a boy ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, he said that when he was a boy he could। बेटा आई आपके फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा चेंज, तो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे ही कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, ही लाइक ठीक है, तो पहला राइट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। व्हेन इट डिस रनिंग, व्हेन वी विल गो आउट। बेटा सुनो, व्हेन इट डेस रेनिंग जब बारिश हो रही थी, वी विल गो आउट जब बारिश आप लोगों की होगी हम बाहर जाएंगे। तो बेटा देखिए व्हेन इट, अच्छा जब बारिश रुकेगी तब हम बाहर जाएंगे। ओके मैंने अभी देखा तो इसमें आ जाएगा आपके स्टॉप्स, यानी राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा 4। क्लियर है, एस और ईएस में पजल होने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। स्टॉप बेटा आपके 3rd डिग्री नहीं आएगी यहाँ। फिर बोल रहा है आपके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। पैसिव फॉर्म के बारे में पूछा। देखिए बेटा वो इसका एक क्वेश्चन जनरली आता ही आपके कि हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। क्लियर है बेटा, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। बेटा आपको पता है किस हिसाब से आपको पर्सन को चेंज करना है। सो बेटा ये आ जाएगा आपके 4 नंबर, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। सो राइट आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही इज मैड, ओके, ही फेंट मैडनेस। अब बेटा आपको बताना है क्या आएगा। क्लियर है, ही इज मैड, ओके, यहाँ पे ब्लैंक्स इन्होंने एक रखा नहीं है, चेक कर लेंगे। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ईदर और। क्लियर है, ईदर और का यूज होगा, एक जगह आ जाएगा ईदर ही फिन्स और मैडनेस। ठीक है, ईदर और आ जाएगा, ये ब्लैंक्स कवर करना पड़ेगा थोड़ा बस। नेक्स्ट बोल रहा है कि मैच द वर्ड इन कॉलम विद देयर एंटोनिम इन कॉलम बी। बेटा आपको वर्ड दिए हैं और उनके एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द दिए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के। पहला दे रखा है अकॉर्ड। अकॉर्ड का आपको पता है बेटा सभी बच्चों को, अकॉर्ड का क्या हो जाएगा चेक कर लेते हैं। फिर आपको एसेट, देखिए सारे नहीं पता, मान लीजिए आपको सारे नहीं पता तो भी पजल नहीं होना बेटा, जो पता है आप लोगों को उसका देख लिया करो। जैसे देखिए सी मुझे पता है बोल्ड, ठीक है, आगे दे रखा है अकॉर्ड दे रखा है, एसेट दे रखा है, बोल्ड दे रखा है, फिर उसके बाद में आपको दे रखा है ब्लिस। क्लियर है बेटा, अगर अपने देखें अकॉर्ड का देखें तो डिसेंट हो जाएगा, ओके रिपोर्ट है। एसेट का देखें तो लायबिलिटी हो जाएगा, ओके रिपोर्ट है। फिर उसके बाद में अगर अपने देखते हैं बोल्ड को, वो बोल्ड है, टिम मतलब डरपोक है, कायर है, तो सी का 4 नंबर हो जाएगा। और ब्लिस का मेजरली दयनीय अवस्था में है, ये आ जाएगा। तो राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये आपके इंग्लिश का सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही किए।